प्यारे बच्चों, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन। आप 11 पास आउट होके 12 में आए हैं। मैंने आपको एक यूनिट शुरू किया था जिसका नाम था जनन, रिप्रोडक्शन, जिसका मैंने 2 अध्याय समाप्त किया था। पहला जीवों में जनन, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और अब मैं तीसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें मैं पहला तंत्र ले रहा हूँ, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसकी पिक आपके ग्रुप में डाली थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पिक को अच्छी तरह से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। इससे मुझे समझाने में थोड़ा आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्यारे बच्चों, अध्ययन की सुविधा के लिए नर जनन तंत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करते हैं। थोड़ा अध्ययन करने में आसानी हो जाती है। तो नर जनन तंत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, मुख्य जनन अंग, जिसमें वृषण या टेस्टिस आता है, जो कि 1 पेयर यानी संख्या में 2 होता है। दूसरा आपका है सहायक जनन अंग। इसमें इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और पेनिस आता है। तीसरा आपका है सहायक जनन ग्रंथियाँ, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो कि सिंगल होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये संख्या में 2 होती है, और तीसरा है पेरिनियल ग्लैंड, ये भी संख्या में 2 होती है। एक बार पिक पे आप कंसंट्रेट करो। ये रहा मुख्य जनन अंग आपका टेस्टिस, ये आपका है। इसके बाद सहायक जनन अंग में आपका ये है इपिडिडाइमिस, जो टोपी की तरह से संरचना बनी हुई टेस्टिस के जस्ट ऊपर, उसे कहते हैं इपिडिडाइमिस। इसके बाद यहाँ से एक नलिका निकली हुई है जिसके अंदर शुक्राणु ट्रेवल करते हैं, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी। ये आगे बढ़ता हुआ जाता है और यह कर्व हो करके तीसरा आपका सहायक जनन अंग है सेमिनल वेसिकल, ये आगे बढ़ता है। इसके बाद यह अंत में आके खुलता है पेनिस या सिस्न में। अब एक बार देख लो आप फिगर में, सहायक जनन ग्रंथियों में पोस्ट्रेट ग्लैंड्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये जो मैंने रेड कलर से, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। इसके पीछे साइड में ये आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि संख्या में 2 होता है। इसके नीचे है, ये नीले कलर से मैंने कलर कर दिया है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। प्यारे बच्चों, तीनों पार्ट को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं पहले पार्ट पे फोकस करता हूँ जनन तंत्र के, जिसका नाम है मुख्य जनन अंग। इसमें वृषण या टेस्टिस आता है, जो संख्या में 2 होता है और आउट ऑफ बॉडी होता है। ये इसका मुख्य कार्य आप यहीं पे देख लें। जो टेस्टिस का मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा है एक मेल हार्मोन्स जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, इसका स्रावण टेस्टिस। तो मुख्य रूप से 2 ही कार्य हैं। टेस्टोस्टेरॉन का जो मुख्य कार्य होता है इस हार्मोन्स का, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास करता है। तो आइए फोकस करते हैं टेस्टिस पे। तो ये है पिक में आपका, ये टेस्टिस है। टेस्टिस संख्या में 2 होता है, पेयर्स में होता है, और आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी पेट की जो कैविटी होती है स्टमक की, उसके बाहर हवा में लटका होता, संख्या में 2 होता है। और यह टेस्टिस स्क्रोटम एक थैली होती है जिसके अंदर ये टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस
की माप आप एक बार देख लो। यह 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है। टेस्टिस आउट ऑफ एब्डोमेन क्यों होता है? यह एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है? इसका कारण है कि अगर यह टेस्टिस हमारे पेट के अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा, तो इसका भी जो टेम्परेचर होगा वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इस टेम्परेचर पे इसमें जो स्पर्म बनेंगे वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे, डेवलप नहीं होंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। और स्पर्म को ग्रो करने के लिए इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। इसीलिए यह आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होता है, हवा में लटका होता है, और जिसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2.5 से 3 सेंटीग्रेड कम होता है। और इसी टेम्परेचर पे प्रॉपर तरीके से स्पर्म डेवलप करता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप टेस्टिस देख रहे हैं, लेकिन ये टेस्टिस जो आप देख रहे हैं ये ऊपर ऊपर से आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका डिटेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये जब आप टेस्टिस को कट करेंगे, एलियस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जब कट करेंगे तो आपको ये चित्र दिखाई पड़ेगा। इस चित्र का जो मेन पार्ट है वो है, आप देख रहे हैं कि अंदर अंदर एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। ये कंपार्टमेंट है, मैंने 4 ही बनाया है। इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो कंपार्टमेंट होता है, जो गड्ढे होते हैं, डब्बे होते हैं, इनकी संख्या 200 से 250 तक होती है। मैंने 4 ही बनाया है, ठीक है, क्योंकि वो संभव नहीं कि 200 से 250 हम बनाएं। तो आप जानिए कि 200 से 250 तक इनकी संख्या होती है। और इसी के अंदर, इसके अंदर सेमनीफेरस, आप देख रहे हैं ना, ये नलिकाएं हैं, ये डक्ट्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, ये रहा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिनकी संख्या एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 तक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त आपका ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, जिनकी संख्या 1 से 3 होती है, यह सब मिल करके रेटी टेस्टिस में खुलती हैं। मैं यहाँ देखिए आप, रेटी टेस्टिस जो मैंने रेड कलर से स्पॉट किया है, ये आपका टेस्टिस का एक पार्ट होता है, रेटी टेस्टिस, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेटी टेस्टिस में आके खुलती हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यह जो पार्ट है, फूला हुआ सा पार्ट है, इसे कहते हैं इपिडिडाइमिस। तो इपिडिडाइमिस में ये जो है रेटी टेस्टिस से एक नलिका निकलती है, जिसे हम कहते हैं वास इफ्रेंट। तो वास इफ्रेंट रेटी टेस्टिस से निकलती हैं और जाके इपिडिडाइमिस में मिल जाती हैं। और इपिडिडाइमिस की नलिका आगे बढ़ करके वास डिफरेंस बनाती है, और इसी के थ्रू स्पर्म जो है आगे बढ़ता है वास डिफरेंस में। तो हम इपिडिडाइमिस में थोड़ा फोकस करना चाह रहे हैं कि इपिडिडाइमिस, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं, इसका मेन काम होता है स्पर्म को 1 महीने तक यहाँ पे रोकना। और स्पर्म का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वह इसी इपिडिडाइमिस में होता है, और स्पर्म यहाँ पे 1 महीने तक यानी 30 डेज तक रह सकता है। इपिडिडाइमिस के कई पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है कैपुट इपिडिडाइमिस, जिसे कहते हैं शीर्ष भाग। दूसरा है कार्पस इपिडिडाइमिस, यह मध्य भाग होता है। और कैडा इपिडिडाइमिस, यह पुच्छ भाग होता है। तो आप पिक में एक बार देख लो, ये जो पार्ट है शुरुआत का है, इसे कहते हैं कैपुट इपिडिडाइमिस। यह जो बीच का पार्ट है, आप देख रहे होंगे बीच का पार्ट, यह है कार्पस इपिडिडाइमिस या मध्य का भाग, और यह है कैडा इपिडिडाइमिस पुच्छ भाग। तो इस तरह से इपिडिडाइमिस के यह 3 पार्ट होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, और आपको जानना है कि स्पर्म किस तरह से बनते हैं। तो जब ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो नलिकाएं आप देख रहे हैं पतली पतली, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं।
लेकिन जब इसका आप टीएस काटेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको यह इस तरह का माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेगा, सारी सेल्स एकदम से क्लियर हो जाती इसमें। तो यह जो है मैंने एक ही बनाया है, एक गोल बनाया मैंने, और बाकी जो है यहाँ से आप करेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, तो मैंने एक को दिखाया, एक से ही काम चल जाएगा। तो इसमें जो है सबसे दो तरह की सेल्स होती हैं। पहली बात आप जानिए, इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। पहली सेल्स को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम या स्पर्मेटोगोनिया। यह सेल 2n होती है, यानी कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, 46 होते हैं। और दूसरी जो आपकी सेल है इंपॉर्टेंट, वह है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करती है, यह जो है जो स्पर्म पैदा हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ जो बन जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन देती है। आप देख रहे होंगे पिक में कि यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ इसके ऊपर लगे हुए हैं और यह इसको न्यूट्रिशन दे रही है, ठीक है। और एक तरह की सेल इसमें और पाई जाती है, यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल कहते हैं, जिससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इसका काम क्या होता है, मैंने एरो बना के दिखा दिया है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। अच्छा, और थोड़ा सा फोकस आप कर लो सेमनीफरस ट्यूब्यूल पे। इसकी जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं वह दो ही होती हैं, जर्मिनल एपिथीलियम या स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी सेल आपकी है सर्टोली सेल्स। बाकी जो बीच की ये सेल्स हैं वह जो है इसी से सेल डिवीजन के थ्रू बनती हैं। तो जर्मिनल एपिथीलियम या स्पर्मेटोगोनिया से सेल डिवीजन के थ्रू बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यह भी 2n होता है। इसके बाद फिर इस सेल में सेल डिवीजन होता है, लेकिन सॉरी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक कर दी जाती है और इससे फिर डिवाइड होकर के स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक बार पिक में आप देखिए, यह जो सेल्स हमने बनाया है यह जर्मिनल एपिथीलियम या स्पर्मेटोगोनिया है। इससे डिवाइड होकर अगली सेल्स जो हमने नीले कलर से गोल बनाया है यह है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यह भी 2n होती है। इससे अगली सेल्स पैदा होती है, इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इससे फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड्स पैदा होते हैं, जो जा करके सर्टोली सेल्स पे चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, क्योंकि यह जो सर्टोली सेल्स है यह इनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। आप इस पिक में देख रहे होंगे बहुत सारी डक्ट्स हैं। यहाँ पे ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल है, फिर ये रेटिटेस्टिस है, फिर ये वास इफ्रेंट है, फिर इपिडिडाइमिस है, फिर वासा डिफरेंस है। इसको मैं क्रम से लगा दिया हूँ, आप देखिए। यहाँ पे स्टार्ट होती कहानी सेमनीफरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफरस ट्यूब्यूल कहाँ पे खुलता है, यह नलिकाएं कहाँ पे खुलती हैं, रेटिटेस्टिस में खुलती हैं। और रेटिटेस्टिस कहाँ खुलता है, वास इफ्रेंट में खुलता है, और वास इफ्रेंट खुलता है इपिडिडाइमिस में, और लास्ट में इपिडिडाइमिस खुलती है वासा डिफरेंस में। प्यारे बच्चों, यह हमने आपको डिटेल बताया टेस्टिस के बारे में। चूंकि वीडियो लंबी हो रही है और सेंड नहीं हो पाएगी, इसलिए बाकी जो आर्गन्स हैं, सहायक जनन अंग, यह मैं अगले वीडियो में आपको वीडियो बना के दूंगा, और सहायक जनन ग्रंथियां, तो ये 2 वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको सेंड करूंगा अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।